देखिए, एपियरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन ए लिफ्ट, किसी लिफ्ट के अंदर किसी बॉडी का आभासी भार कितना होता है इसको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले जान लें किसी भी बॉडी को उसका जो वेट है वो कितना महसूस होता है, कितना अपेयर होता है, ये डिपेंड करता है कि वो बॉडी किस सरफेस के कांटेक्ट में है। कोई भी बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में होती है तो उस सरफेस पर बॉडी का पूरा वेट काम करता है और वो सरफेस उस बॉडी के ऊपर एक रिएक्शन लेता है। एक्चुअल में किसी बॉडी के ऊपर जो रिएक्शन काम करता है वही उसका एपिरेंट वेट है। यानी हम किसी सरफेस पर खड़े हैं, फर्श पर मान लिए खड़े हैं, तो हमारी बॉडी का पूरा वेट फर्श पर काम कर रहा है, यानी हम एक तरह से फर्श के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, तो फर्श भी हमारे ऊपर रिएक्शन लगाएगा और हमें अपने वेट का जो एहसास है वो किसकी वजह से होता है, हमारे ऊपर जो रिएक्शन लगता है उसकी वजह से। तो इतना सा पॉइंट याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी पर कोई सरफेस जो रिएक्शन लगाता है वो रिएक्शन ही उसका एपिरेंट वेट होता है। तो लिफ्ट वाले केस में देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल वेट है, जैसे यहाँ पर इस लिफ्ट के अंदर ये एक बॉडी कोई है, मान लीजिए m मास की, तो इस बॉडी का जो वेट होगा वो वेट नीचे काम करेगा, जो कि हम लोग mg लिखेंगे। ये बॉडी का वेट हो गया। ये सरफेस इस बॉडी पर एक रिएक्शन लगाएगा r, ठीक। तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि इस बॉडी का जो वेट होगा, एक्चुअल वेट, जिसको हम एक्चुअल वेट W बोल देंगे, तो जो एक्चुअल वेट है बॉडी का, एक्चुअल वेट यानी जो W है वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल। और जो हमारा एपेरेंट वेट होगा, आभासी भार जो होगा, एपेरेंट वेट जिसको हम WA+P दे रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा, रिएक्शन के इक्वल। तो जो रिएक्शन होता है वही एपेरेंट वेट होता है, ठीक। अब इसमें हम लोग लिफ्ट की 3 कंडीशन पढ़ेंगे। देखिए, केस नंबर फर्स्ट, अगर लिफ्ट मान लीजिए रुकी हुई है या अगर मूव भी कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, ठीक, या स्टेशनरी कंडीशन में है, रुकी हुई है, या बोल दें कि मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर हमारी लिफ्ट जो है वो रेस्ट में है, स्टेशनरी कंडीशन में है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इन दोनों ही केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि रेस्ट में होगी तो भी एक्सेलरेशन 0 और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो भी एक्सेलरेशन 0। और इस पर जो फोर्स काम कर रहे हैं R और mg, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो दैट इज R इज इक्वल हो गया mg। और हमने पढ़ा कि R क्या है, R एक्चुअल में एपियरेंट वेट है और mg क्या है, mg हमारा एक्चुअल वेट है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि एपेरेंट वेट उतना ही होगा जितना एक्चुअल वेट है। तो जब लिफ्ट रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, उस केस में किसी भी बॉडी को अपना भार कितना महसूस होगा, जो उसका एक्चुअल वेट होगा उतना ही महसूस होगा। लेकिन केस नंबर सेकंड देखते हैं। केस नंबर सेकंड जो है वो बता रहा है कि अगर मान लीजिए लिफ्ट हमारी एक्सेलरेट हो रही है ऊपर की तरफ, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो सेकंड केस हमारा हो गया व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन। अगर हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में देखिए लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है ए एक्सेलरेशन के साथ। तो इस बार अगर हम इसमें लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, R माइनस mg। मोशन ऊपर हो रहा है तो ऊपर का फोर्स हम लोग बड़ा मान लें, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स उसको माइनस कर दें, तो R माइनस mg ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और ये रिजल्टेंट फोर्स क्या कर रहा है, उसको मोशन दे रहा है, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए। तो यहाँ से आपको R की वैल्यू क्या मिल गई, mg प्लस ma, या R इक्वल टू m कॉमन ले लें, यहाँ से दो तरह समझ सकते हैं। अभी देखिए यहीं से समझ लीजिए, R क्या है, R हमारा एपिरेंट वेट है, ये R बता रहा है एपिरेंट वेट इज इक्वल mg क्या था, एक्चुअल वेट, और प्लस ma। तो साफ नज़र आ रहा है कि इस समय जो एपिरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा है, यानी इस केस में उस बॉडी को अपना वेट जो होगा वो ज़्यादा महसूस होगा।
और जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे उसका वेट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उसको और ज़्यादा भारी महसूस होगा। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होती है तो उस केस में क्या होता है, एपरेंट वेट बढ़ जाता है। और उसका फार्मूला अगर निकालना चाहें तो एपरेंट वेट का फार्मूला हो जाएगा, एम कॉमन ले लें, जी प्लस एपरेंट वेट यानी रिएक्शन R इजकल टू एम कॉमन ले लें, G प्लस ए। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उस समय एपरेंट वेट कितना है, एक्चुअल वेट से ज़्यादा है और उसकी वैल्यू निकालना है तो mg प्लस ए। क्लियर है। अब देखिए इसी तरह हम लोग केस नंबर 3 निकाल सकते हैं। अगर ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रही होती तो क्या होता। तो इसी में भी आप समझ सकते हैं, अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही होती तो इस बार हमारा फोर्स ये बड़ा हो जाता, तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकलते mg माइनस आर। उस केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या होता, mg माइनस आर। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा के हम लोग दोबारा लिखते हैं। चलिए, तो केस नंबर 3 हमारा क्या था, केस नंबर 3 है कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। अगर हमारी लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है एक्सेलरेशन के साथ, यानी लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। अगर लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो रही है उस केस में क्या होगा, तो जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होगी एक्सेलरेशन के साथ, तो इस बार जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या निकालेंगे, mg माइनस आर। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस केस में आप देख रहे हैं ये r को इधर ले जाएं, ma इधर ले आए, तो r इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा mg माइनस ma। अब यहां से बात क्लियर हो गई, r क्या था, एपरेंट वेट, mg क्या था, एक्चुअल वेट माइनस ma। तो हम देख रहे हैं कि इस बार जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम है। ठीक, एक्चुअल वेट से कम है। तो यानी जब लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट होती है तो उस केस में कोई भी बॉडी हो, यानी आप अगर लिफ्ट में बैठे हुए तो आपको अपना वेट कम महसूस होगा। कितना कम होगा उसकी वैल्यू निकालना है, तो r इजकल टू इसमें से m कॉमन ले लें तो आ जाएगा g माइनस ए। तो एपरेंट वेट इजकल टू m g माइनस ए। ठीक है, तो ऊपर जाने पे क्या हो रहा था, एपरेंट वेट ज़्यादा महसूस हो रहा था वेट से, और नीचे जाने पे क्या हो रहा है, एपरेंट वेट वेट से कम महसूस हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए चौथा कंडीशन इसमें ये होता है कि मान लीजिए नीचे आते समय, जिस समय लिफ्ट हमारी नीचे की ओर आ रही है उस समय अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट जिस समय नीचे आ रही है उस समय अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उस केस में क्या होगा। तो केस नंबर 4 है, इफ स्ट्रिंग ब्रेक डाउन या स्प्रिंग ब्रेक्स इन मूविंग डाउनवर्ड। अगर नीचे की तरफ जब लिफ्ट आ रही थी उस केस में अगर स्प्रिंग की जो लिफ्ट हमारी है उसकी डोरी टूट जाए, यहाँ से कनेक्शन हट जाए, मोटर से उसका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए, तो उस समय क्या होगा, ये लिफ्ट और ये बॉडी दोनों एक साथ नीचे की ओर आएंगी। और इस समय किस फोर्स की वजह से नीचे आ रही, ग्रेविटी की वजह से। तो दिस इज कंडीशन ऑफ फ्री फॉलिंग, दिस इज कंडीशन ऑफ फ्री फॉलिंग। तो इस समय लिफ्ट और बॉडी दोनों ही फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाएंगे। और जब फ्री फॉल की कंडीशन होती है तो उस केस में एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, g के बराबर। यानी अगर हम a की जगह पे g इस फॉर्मूले में पुट कर दिया जाए तो r की वैल्यू कितनी आ गई, mg माइनस a की जगह पर आप g लगा दोगे, क्योंकि इस समय जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी बराबर हो जाएगा, क्योंकि मोटर से इसका कनेक्शन खत्म हो गया। अब जो लिफ्ट नीचे आ रही है वो ग्रेविटी की वजह से आ रही है, इस समय जो इसके अंदर एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। तो r इजकल टू mg माइनस है, यानी r कितना हो गया, 0। यानी जो एपरेंट वेट है वो कितना हो गया, 0। यानी नीचे आते समय अगर डोरी का कॉन्टैक्ट लिफ्ट से हट जाए, लिफ्ट डोरी से टूट जाए, तो क्या होगा, उस केस में जब लिफ्ट नीचे गिरेगी तो किसी भी बॉडी को यानी आपको अपना वेट कितना महसूस होगा, 0। ये कंडीशन कहलाती है वेटलेसनेस, भारहीनता की अवस्था, वेटलेसनेस की कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भारहीनता की अवस्था, यानी आपको अपना भार कितना महसूस होगा, 0। ठीक, तो ये लिफ्ट के साथ मोशन का कुछ फार्मूला हो गया कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो क्या होता है, नीचे जाती है तो क्या हुआ, रेस्ट में है तो क्या होगा, और नीचे आते समय अगर डोरी टूट जाए तो उस केस में क्या होगा। तो कहीं कहीं एक केस और बताया जाता है कि अगर मान लीजिए लिफ्ट नीचे आ रही है लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो g से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में r आपको नेगेटिव मिलेगा। और r नेगेटिव मिलने का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है ये लिफ्ट के सरफेस को छोड़ देगा और जाके इसके छत के साथ चिपक जाएगा। ठीक, वो 5वां केस होता है, लेकिन क्वेश्चन 4 केस तक ही बनते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह समझ लें, नोट कर लें। ठीक है।